नमस्कार। आज हम भारत की जलवायु की कहानी कहने जा रहे हैं कुछ सवालों और उनके जवाबों के जरिए। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इस दिलचस्प विषय के कई अहम पहलुओं को उजागर करती हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि इन जवाबों से एक कहानी बुनना है। हाँ, ये समझने की कोशिश है कि भारत का मौसम इतना रंग बिरंगा क्यों है। सही। कहीं जला देने वाली गर्मी, कहीं जमा देने वाली सर्दी, और वो मॉनसून जो सच में इस देश की धड़कन है। जरा सोचिए ये कहानी कितनी दिलचस्प है है। ना? एक ही देश में राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है। 50 डिग्री, बाप रे। और उसी देश में जम्मू कश्मीर के द्रास में सर्दियों की रातें इतनी ठंडी हो सकती हैं कि पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -45। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं। हाँ, तो किसी भी जगह का कुदरती माहौल अगर समझना है ना, तो 3 बुनियादी चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो वहाँ की जमीन कैसी है, मतलब भू आकृतियां। ठीक है। दूसरा पानी का बहाव, जिसे अपवाह कहते हैं। पानी का बहाव, ओके। और तीसरा हवा का मिजाज कैसा है, मतलब वायुमंडलीय अवस्थाएं। अच्छा। यहीं से जलवायु की कहानी शुरू होती है। और यहीं पर अक्सर लोग मौसम और जलवायु में थोड़ा उलझ जाते हैं। हाँ, ये होता है। क्या ये एक ही बात है या कुछ फर्क है? नहीं, इनमें एक बारीक लेकिन अहम फर्क है। क्या फर्क है? मौसम मतलब किसी एक दिन या कुछ घंटों के लिए आसमान का हाल कैसा है। आज का हाल। हाँ बिल्कुल, धूप, छांव, बारिश, हवा, ये पल पल बदल सकता है। लेकिन जलवायु एक लंबे दौर की कहानी है। किसी बड़े इलाके में कम से कम 30 साल तक मौसम का औसत कैसा रहा। 30 साल? इतना लंबा समय? हाँ, कम से कम 30 साल। उसमें क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब मिलकर उस जगह की जलवायु तय करते हैं। अच्छा। और इसके मुख्य किरदार कौन है? तापमान, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और रुख, नमी और बारिश या बर्फबारी, मतलब वर्षा। समझ गई। तो मौसम आज का हाल है और जलवायु पूरी जिंदगी का हिसाब। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत की जलवायु के बारे में अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, मॉनसून। हाँ, मॉनसून। ये शब्द आया कहाँ से? इसका क्या मतलब है? ये शब्द दरअसल अरबी भाषा के मौसम से आया है। अरबी से? अच्छा। हाँ, जिसका मतलब होता है ऋतु या मौसम। ये खास तौर पर उन हवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो साल के अलग अलग समय में अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेती हैं। हवाएं जो दिशा बदलती हैं। ओके। हाँ, और एशिया में ऐसी जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलती है। और जैसे हमने शुरू में कहा, तापमान के मामले में भारत विरोधाभासों की धरती है। बिल्कुल। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस और द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस। है ना कमाल की बात। और इसी देश में अंडमान निकोबार जैसी जगहें भी हैं। हाँ, वहाँ क्या खास है? वहाँ समंदर के असर की वजह से दिन और रात के तापमान में बहुत मामूली सा फर्क होता है। मतलब लगभग एक जैसा तापमान? हाँ, करीब करीब। तो एक तरफ इतनी जबरदस्त गर्मी सर्दी, दूसरी तरफ लगभग एक जैसा तापमान। तो ये तापमान का ही नहीं, बारिश का भी यही हाल होगा? बिल्कुल। क्या बारिश भी इतनी ही अलग अलग है देश में? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। बारिश का बंटवारा तो शायद तापमान से भी ज्यादा नाटकीय है। सच में? कैसे? सोचिए, मेघालय में कुछ जगह ऐसी हैं जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। 400 सेंटीमीटर? यानी बहुत ज्यादा पानी। हाँ, पानी ही पानी। और दूसरी तरफ लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं जहां साल भर में 10 सेंटीमीटर बारिश भी मुश्किल से होती है। 10 सेंटीमीटर मतलब लगभग सूखा। बिल्कुल सूखा। और दुनिया में सबसे ज्यादा औसत बारिश वाली जगह मौसिन राम, वो भी हमारे मेघालय में ही है। अच्छा, मौसिन राम। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि हिमालय के ऊंचे इलाकों में ये बारिश पानी की बूंदों के रूप में नहीं, बल्कि ज्यादातर बर्फ के रूप में गिरती है। हाँ, बर्फबारी होती है वहाँ। सही। ये वाकई हैरान करने वाला है। एक ही वक्त पर देश के एक कोने में बाढ़ का खतरा तो दूसरे में सूखे की चिंता, है ना? पर सवाल यह है कि आखिर मौसम के इस नाटक के पीछे कौन है? कौन से वो निर्देशक हैं जो भारत की जलवायु का ये पूरा खेल रचते हैं? देखिए, किसी भी जगह की जलवायु का मिजाज कई कारक मिलकर तय करते हैं। कई कारक? हाँ, जैसे मिट्टी का प्रकार सीधे तौर पे इसे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन कई भौगोलिक चीजें हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि कौन से कारक? पहला क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की।
लैटिट्यूड की। अक्षांश मतलब हम भूमध्य रेखा से कितने दूर हैं? बिल्कुल, यानी हम भूमध्य रेखा से कितने उत्तर या दक्षिण में हैं। कर्क रेखा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ, सुना है। वो हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर पूरब में मिजोरम तक। अच्छा, बीच से। हाँ, ये रेखा देश को मोटे तौर पर 2 जलवायु कटिबंधों में बांट देती है। दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं। और तापमान कम होता जाता है। एग्जैक्टली, तापमान कम होता जाता है। और जमीन की ऊंचाई, पहाड़ों पर मौसम अलग होता है, इसका भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ऊंचाई, एल्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जैसे जैसे हम समंदर की सतह से ऊपर उठते हैं, हवा पतली और कम घनी होती जाती है। हाँ। और तापमान गिरता जाता है। यही वजह है कि गर्मियों में पहाड़ मैदानों के मुकाबले ठंडे और सुहावने होते हैं। अच्छा, इसलिए लोग गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत खड़ा है, उसकी औसत ऊंचाई ही करीब 6000 मीटर है। 6000 मीटर? बहुत ऊंचा है। हाँ, तो ये विशाल हिमालय सिर्फ ऊंचाई का ही मामला नहीं है, इसका हमारी जलवायु पर कुछ खास असर भी होता होगा? बहुत खास। आप कह सकती हैं कि हिमालय एक पहरेदार की तरह है। पहरेदार कैसे? ये मध्य एशिया की बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। अच्छा। अगर हिमालय ना होता तो उत्तर भारत में सर्दियां कहीं ज्यादा भयानक होती, ठीक वैसी जैसी उसी अक्षांश पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पड़ती हैं। ओहो, तो ये हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है। और इसका दूसरा बड़ा काम है बारिश करवाना। बारिश करवाना? वो कैसे? जब नमी से भरी मानसूनी हवाएं इससे टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। हाँ। जिससे वो ठंडी होकर अपनी नमी छोड़ देती हैं और जबरदस्त बारिश होती है। वाह, तो हिमालय ठंड रोकता भी है और बारिश लाता भी है। बिल्कुल, एक तरह से मौसम का गार्ड भी है और मैनेजर भी, जैसा आपने कहा। हाँ, हवाओं और हवा के दबाव का क्या सिस्टम है, उसका क्या रोल है? भारत ज्यादातर साल उत्तर पूर्वी हवाओं के असर में रहता है। उत्तर पूर्वी हवाएं? हाँ, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये हवाएं जमीन के ऊपर से बहती हैं, इसलिए इनमें नमी कम होती है और ये ज्यादातर सूखी होती हैं। सूखी हवाएं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और खिलाड़ी है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल? ये क्या होता है? ये पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला एक असर है। मतलब सीधा बल नहीं, एक प्रभाव है। अच्छा। जो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को उनके चलने की दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है। दाहिनी ओर? हाँ, ये मॉनसून हवाओं की दिशा बदलने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा वायुमंडल में ऊपर चलने वाली हवाएं, जिन्हें अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं, और सर्दियों में पश्चिम से आने वाले तूफान, मतलब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। हाँ, वो सर्दियों वाली बारिश। हाँ, वही। ये सब भी भारत के मौसम पर गहरा असर डालते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी असर होता होगा? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग सीधे तौर पर इन नियंत्रकों में से एक नहीं है, लेकिन हाँ, वो इन सभी नियंत्रकों के काम करने के तरीके को जरूर बदल रहा है। अच्छा, और समंदर से दूरी का क्या असर है? जैसे मुंबई और दिल्ली के मौसम में जो फर्क है, क्या वो इसी वजह से है? बिल्कुल, समंदर से दूरी एक और बड़ा फैक्टर है। जो इलाके समंदर के किनारे हैं, जैसे मुंबई, वहां पानी तापमान को संतुलित रखता है। संतुलित मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, तापमान साल भर ज्यादा नहीं बदलता। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हम समंदर से दूर देश के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं, जैसे दिल्ली, हाँ, ये संतुलन बनाने वाला असर कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है? गर्मियों में भयानक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। इसी को महाद्वीपीयता कहते हैं। महाद्वीपीयता? अच्छा। हाँ। हमारा प्रायद्वीपीय भारत, मतलब दक्षिण भारत, वो तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। हाँ है। इसलिए वहां ये असर और भी साफ दिखता है। मौसम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। और एक और कारक था शायद, जमीन का उबड़ खाबड़ होना। हाँ, बिल्कुल। उच्चावच, जैसा हमने हिमालय के मामले में देखा, ऊंचे पहाड़ हवाओं को रोककर बारिश करवाते हैं। इसी का एक और उदाहरण है गंगा का मैदान। जैसे जैसे मॉनसूनी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, हाँ, वो अपनी नमी बरसाती जाती हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल की तुलना में दिल्ली या हरियाणा में बारिश कम होती है। अच्छा, मतलब जैसे जैसे हवा आगे जाती है उसकी नमी कम होती जाती है। बिल्कुल। तो ये सारे कारक, अक्षांश, ऊंचाई, हिमालय, हवाएं, समंदर से दूरी और जमीन का उतार चढ़ाव मिलकर भारत की इस अनोखी और मिलीजुली जलवायु की कहानी लिखते हैं। सही कहा। अब जरा ऋतुओं के पन्ने पलटते हैं। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? मोटे तौर पर वैसे तो कई छोटी छोटी ऋतुएं भी लोग मानते हैं, लेकिन मौसम विज्ञान के हिसाब से
भारत के साल भर के सफर को हम 4 मुख्य ऋतुओं में बांट सकते हैं। सर्दी, हाँ, ये उत्तर भारत में करीब मध्य नवंबर से शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी मैदानों में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ज्यादा ठंडा नहीं, मतलब ठीक-ठाक ठंडा। हाँ, औसत। इस मौसम की पहचान है दिन में हल्की धूप, मौसम सुहावना, लेकिन रातें काफी ठंडी होती हैं। हाँ, रातें तो ठंडी होती हैं। इस मौसम में हवाओं का रुख कैसा रहता है? इस दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं। उत्तर पूर्वी? हाँ, ये जमीन से समंदर की तरफ बहती हैं, इसलिए इनमें नमी नहीं होती। अच्छा, सूखी होती हैं। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहता है। हाँ। लेकिन इसका एक दिलचस्प अपवाद है। क्या? तमिलनाडु का तट, वहां इन हवाओं से सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश तमिलनाडु में, वो कैसे? क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए थोड़ी नमी उठा लेती हैं। ओह, अच्छा। हाँ। लेकिन उत्तर भारत में भी तो सर्दियों में कभी-कभी बारिश होती है, जिसे मावठ या महावठ कहते हैं। वो कहाँ से आती है? हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। सर्दियों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से कुछ तूफानी सिस्टम भारत में आते हैं। तूफानी सिस्टम? हाँ, जिन्हें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये भूमध्य सागर के पास पैदा होते हैं। इतनी दूर से? हाँ, और ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचते हैं। इनके कारण ही उत्तरी मैदानों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। अच्छा, तो ये महावत वाली बारिश वहीं से आती है? बिल्कुल, और ये रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए अमृत मानी जाती है। हाँ, सुना है। वहीं दक्षिण भारत में समंदर के असर के कारण कोई ऐसी कड़ाके की सर्दी वाली ऋतु महसूस ही नहीं होती। मतलब वहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती? नहीं, जैसे दिल्ली का जनवरी का औसत तापमान भी 10-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो उत्तर भारत के मिजाज को दिखाता है। ठीक है। सर्दी के बाद बारी आती है गर्मी की, ग्रीष्म ऋतु, हॉट वेदर सीजन। बिल्कुल, ये मार्च से मई तक का समय होता है। सूरज जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ता है, मतलब कर्क रेखा की तरफ, हाँ, पूरे देश में गर्मी बढ़ने लगती है। हालांकि दक्षिण भारत में समंदर के असर से तापमान उत्तर भारत जितना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। और इसी मौसम में वो बदनाम लू भी चलती है। हाँ, हाय। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली वो तेज, धूल भरी, बेहद गर्म और सूखी हवाएं लू कहलाती हैं। बहुत खतरनाक होती हैं ये। हाँ, इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। इसी गर्मी के मौसम के आखिर में मानसून आने से ठीक पहले कुछ तूफानी बारिश भी होती है। मानसून से पहले की बारिश? हाँ, पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी? बड़ा डरावना नाम है। हाँ, मतलब बैसाख के महीने में काल बनकर आने वाली ये तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ आती हैं। अच्छा। वहीं दक्षिण में केरल और कर्नाटक में ऐसी बारिश को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर, ये क्यों? क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, जून आते आते उत्तरी मैदानों पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, मानो मॉनसून को न्योता दे रहा हो। और फिर आता है वो मौसम जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आगे बढ़ता मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून। यस। हाँ। या दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून। सही कहा। ये जून की शुरुआत से सितंबर के बीच का दौर है। उत्तर भारत में जो हवा का कम दबाव बना था, वो हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से की ज्यादा दबाव वाली ठंडी, नमी भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा। हवाएं भूमध्य रेखा पार करती हैं, कोरियोलिस बल के असर से दाहिने मुड़ती हैं। हाँ, वो कोरियोलिस बल। वही। और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से दाखिल होती हैं। हवा का रुख पिछली ऋतु से बिल्कुल उलट जाता है। पूरी तरह उलट जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हवाएं अपने साथ इतनी बारिश कैसे लाती हैं? क्योंकि ये हवाएं गर्म समंदर के ऊपर से एक लंबा रास्ता तय करके आती हैं, इसलिए ये नमी से लबालब होती हैं। बहुत सारी नमी। हाँ, ये काफी तेजी से आगे बढ़ती हैं, औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और करीब 1 महीने में पूरे देश पर छा जाती हैं। 1 महीने में पूरे देश में? वाह। हाँ, सबसे पहले ये पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराती हैं और उनके पश्चिमी ढलानों पर, मतलब विंडवर्ड साइड पर, हाँ, जबरदस्त बारिश करती हैं, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। 250 सेंटीमीटर? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लेकिन मॉनसून की बारिश तो लगातार नहीं होती, कभी कभी रुक भी जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, मॉनसून की एक खास पहचान है इसमें आने वाले ब्रेक्स। विराम। विराम मतलब ब्रेक? हाँ, यानी बारिश के दौर के बीच सूखे दिन। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मॉनसून गर्त, जो कम दबाव की एक धुरी है, वो कहाँ पर है। अच्छा, उस गर्त की पोजीशन पर। हाँ, जब ये धुरी खिसक कर हिमालय के पास चले जाती है तो मैदानों में बारिश रुक जाती है और सारी बारिश पहाड़ों पर होने लगती है। ओहो।
और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र, मतलब ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, वो भी मानसून की बारिश को बढ़ाते हैं। लेकिन मानसून का एक और रूप है, इसकी अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब कभी एक जगह बाढ़ ला देता है तो दूसरी जगह सूखा पड़ जाता है, भरोसा नहीं। जैसे मुंबई को देखें तो वहां सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में होती है। हाँ। और मौजिनराम तो है ही दुनिया की सबसे नम जगह। हाँ, वो तो है। तो ये तो हुआ आता हुआ मानसून। और मॉनसून आता है तो जाता भी होगा, यानी पीछे हटता मॉनसून, रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर के महीने मानसून की वापसी के होते हैं। अक्टूबर नवंबर। हाँ, सूरज दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और गंगा के मैदान पर बना मानसून गर्त कमजोर पड़ जाता है। कमजोर हो जाता है। हाँ, उसकी जगह धीरे धीरे हवा का दबाव बढ़ने लगता है, मतलब हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कमजोर होकर पीछे हटने लगती हैं। इस लौटते मॉनसून के समय मौसम कैसा होता है? क्या ये सुहावना होता है? शुरुआत में नहीं, मानसून के लौटने से आसमान तो साफ हो जाता है। अच्छा, आसमान साफ। हाँ, लेकिन दिन में तापमान फिर से बढ़ने लगता है। रातें जरूर ठंडी और सुहावनी होती हैं। लेकिन दिन में क्योंकि जमीन अब भी नम होती है, इसलिए ऊंचे तापमान और नमी के मेल से बड़ी उमस भरी चिपचिपी गर्मी महसूस होती है। ओहो, उमस। हाँ, इसे अक्टूबर हीट कहते हैं। ये काफी परेशान करने वाली होती है। अक्टूबर हीट, सुना है इसके बारे में। हाँ, नवंबर आते आते उत्तर पश्चिम भारत पर जो कम दबाव का क्षेत्र था वो खिसक कर बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी में? हाँ बिल्कुल। ये जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आता है वो वहां चक्रवाती तूफानों को जन्म देता है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस। चक्रवाती तूफान मतलब साइक्लोन। हाँ वही। ये तूफान अक्सर अंडमान सागर के पास बनते हैं और भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। पूर्वी तट से? हाँ, इनसे पूर्वी तट पर खासकर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा वाले इलाकों में भारी बारिश और तबाही होती है। ओहो। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर साल की ज्यादातर बारिश इन्हीं लौटते मानसून के तूफानों से होती है। अच्छा, तो चेन्नई में जो सर्दियों में बारिश होती है वो इसी वजह से है? बिल्कुल, चेन्नई के आंकड़े देखें तो अक्टूबर नवंबर में वहां जबरदस्त बारिश होती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत में बारिश का बंटवारा कितना असमान है। बिल्कुल। पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत में कुछ जगहें हैं जहां 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। हाँ। तो वहीं लद्दाख जैसे लेह के पास और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम। इतना फर्क? हाँ, देश के बाकी हिस्सों में बीच की बारिश होती है। लेह में साल भर की बारिश सबसे कम है, जबकि शिलांग जैसे शहरों में बहुत ज्यादा। एक और बात, जहां बारिश कम होती है वहां ये ज्यादा भरोसेमंद भी नहीं होती। भरोसेमंद नहीं मतलब किसी साल ठीक ठाक हो गई तो किसी साल बहुत ही कम, अनिश्चितता ज्यादा होती है। अच्छा, और जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, ये तो है। और तापमान के मामले में हमने उन नियंत्रक कारकों हिमालय और समुद्र की भूमिका देखी थी। हाँ, हमने समझा कि कैसे हिमालय उत्तर भारत को ज्यादा ठिठुरने से बचाता है। हाँ। और कैसे समुद्र दक्षिण भारत के तापमान को ज्यादा बढ़ने या घटने नहीं देता, मतलब संतुलित रखता है। हाँ। अगर हम अलग अलग शहरों को देखें तो तिरुवनंतपुरम का मौसम सबसे एक जैसा रहता है, मतलब इक्वेबल। साल भर तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आता। तिरुवनंतपुरम समुद्र के किनारे है ना? बिल्कुल। वहीं नागपुर जैसा शहर जो देश के बीच में है, वहां गर्मी के बाद मानसून आने पर जून में तापमान गिरता है। अच्छा। लेह का उदाहरण फिर से लें तो वहां का तापमान साल भर में -8.5 डिग्री सेल्सियस से 17.2 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। बहुत बड़ा रेंज है ये। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। और उसकी 3506 मीटर की ऊंचाई भी इसके चरम मौसम का कारण है। तो आखिर में ये समझ आता है कि मानसून सिर्फ हवा और पानी का खेल नहीं है। कतई नहीं। ये तो भारत की जीवन कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, कतई सिर्फ खेल नहीं है, ये समझना सबसे जरूरी है। मानसून सिर्फ एक ऋतु नहीं, ये भारत की धुरी है। यहाँ की जमीन कैसी दिखेगी, कौन से पेड़ पौधे उगेंगे, कौन से जानवर रहेंगे। हाँ। हमारी खेती का पूरा चक्र, हमारे त्योहार, हमारी जिंदगी का हर पहलू कहीं ना कहीं मानसून से जुड़ा है। सब कुछ मानसून पर निर्भर है। काफी हद तक ये मानसूनी हवाएं ही हैं जो खेती के लिए पानी लाकर पूरे देश को एक लय में, एक उम्मीद में बांधती हैं। ये सचमुच भारत की जीवन रेखा है। जलवायु की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। हाँ, एक कहानी कहने की कोशिश की। हाँ, हमने समझा कि मानसून का मतलब क्या है,
तापमान और बारिश में इतने जबरदस्त विरोधाभास क्यों है? कौन से कारक इस मौसम को चलाते हैं, जैसे हिमालय और समुद्र का असर? सही। भारत की 4 ऋतुओं का चक्र कैसे घूमता है? और सबसे बड़ी बात, मॉनसून कैसे इस देश की रग रग में बसा है? और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये जीवन रेखा, ये मॉनसून कितना अनिश्चित भी है। हाँ, ये अनिश्चितता वाली बात। कभी बाढ़, कभी सूखा, और कैसे बंगाल की खाड़ी के तूफान पूर्वी तट पर इतना असर डालते हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बदलते समय में जलवायु के इस जटिल ताने बाने और इसकी अनिश्चितताओं को समझना भविष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए।